हेलो। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं नेशनल इनकम को निकालने का दूसरा तरीका, इनकम मेथड। पहले हमने वैल्यू एडेड मेथड कवर कर लिया है, उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। इनकम मेथड को हम लोग फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। मेरे साथ साथ लिखिएगा, फैक्टर पेमेंट मेथड। ठीक है। अब इनकम मेथड का ना कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। देश में जो भी लोग हैं उन सबकी इनकम को ऐड कर दो और आपका आ गया नेशनल इनकम, खत्म। देश में लोग जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, तीन कैटेगरी में उनको बांट सकते हैं। तो देश में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं और उन भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को तीन कैटेगरी से बांट सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं, मेरे साथ साथ बनाना। यहाँ पर हम काफी सारे लोग बना लेते हैं। ये हमारे देश की पॉपुलेशन है। ये वो लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये है पॉपुलेशन। अब ये जो लोग हैं ये तीन तरीके से काम कर सकते हैं। या तो जो हमारे देश की पॉपुलेशन होती है वो ज्यादातर जो होते हैं वो तो नौकरी करते हैं, सो दे आर एम्प्लॉयज। तो यहां पर कुछ लोग आ गए जो कि एम्प्लॉयज हैं, जो कि ज्यादातर लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, जो अपना काम करते हैं, जो कहते हैं हम तो अपना काम खुद संभालेंगे, हम तो अपने दिल के राजा हैं और मतलब हम तो अपनी मन मर्जी के मालिक हैं और हम सेल्फ एम्प्लॉयड रहेंगे, हम अपना काम खुद करेंगे। जो किसी के अंडर नौकरी नहीं करते हैं उनको कह सकते हो आप सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे छोटे में अगर हम बात करें तो बार्बर्स, टेलर्स, इनका अपना काम होता है। फार्मर्स और इवन प्रोफेशनल्स भी, जैसे टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इन सबके अपने काम होते हैं ना जिनके। ऐसा हो सकता है कि कोई डॉक्टर किसी के अंडर काम कर रहा हो तो वो एम्प्लॉय में आ जाएगा। अगर उनका खुद का काम है तो फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाएगा। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। मुझे सेल्फ एम्प्लॉयर नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लिख देना चाहिए। ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। या तो लोग एम्प्लॉयज होते हैं या खुद काम कर रहे होते हैं। एक और कैटेगरी होती है, ये सबसे बढ़िया कैटेगरी है, इसमें रेयर बंदे होते हैं। तो ये बिल्कुल रेयर कैटेगरी है और ये सबसे बढ़िया कैटेगरी है जो बिना कुछ करे पैसा कमाते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा मजाक वाले में कि बिना कुछ करे कमा रहे हैं, ये एक्चुअली बिना कुछ करे कमाते हैं और बिल्कुल लेजिटिमेट और सबसे बढ़िया तरह की इनकम होती है। इनका नाम भी टफ है, इनका क्योंकि काम भी टफ होता है। इनका नाम है ऑपरेटिंग सरप्लस। इनकी इनकम को कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये वो लोग हैं जो कि बिना डायरेक्टली काम करे कमा रहे हैं। अभी हम समझेंगे कैसे। तो तीन तरह के लोग हैं एम्प्लॉयज। इन तीनों की अगर हम इनकम को ऐड कर देंगे तो हमारे पूरे देश की इनकम आ जाएगी। जो एम्प्लॉयज हैं उनकी इनकम को हम लोग कहते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जो भी एम्प्लॉयज को पैसा मिल रहा है दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। प्रीटी लॉजिकल, नाम से भी क्लियर हो जाता है। जो लोग खुद काम कर रहे हैं उनकी इनकम को कहते हैं मिक्स्ड इनकम। नाम थोड़ा सा इसका अजीबोगरीब है, मिक्स्ड इनकम, बट इसका मीनिंग बहुत आसान है, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जो लोग खुद काम करके पैसा कमा रहे हैं, जैसे फार्मर्स, बार्बर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये सब। अब आता है इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट, ऐसे लोग जो बिना काम करे पैसा कमाते हैं। इसमें चार चीजें आ सकती हैं। एक है रेंट। सोचो, जिसने अपने घर को रेंट पे चढ़ा रखा है, ये एक्चुअली ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं रेंट चढ़ाने के लिए। मैंने ये नहीं कहा कि ये मुफ्त की इनकम है, बिना कुछ ऐसे करे ही काम आ रहा है, पैसा आ रहा है। इन्होंने पहले घर बनाया होगा मेहनत से, उसके बाद इस घर को रेंट पे चढ़ाया है, तो फिर उनको इनकम मिल रही है। मतलब इनको डायरेक्टली रेंट के लिए कुछ काम नहीं करना पड़ रहा। रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब होता है, ये भी एक बहुत ही बढ़िया इनकम होती है रॉयल्टी इनकम। इसमें भी ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। पहले मेहनत लगती है जब आपको एक एसेट बनाना पड़ता है अपने लिए, और फिर उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली काफी टाइम तक पेमेंट आती रहती है। तो बहुत ही बढ़िया इनकम होती है ये भी। इसका एग्जांपल है, जैसे कोई एक ऑथर है,
उसने बुक लिखी, तो उसने बुक लिख दी जैसे टीएस ग्रेवाल या संदीप गर्ग ऐसे आपके ऑथर्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, या फिर चेतन भगत। अब इन्होंने एक बार बुक लिख दी, कितने मजे हैं इनकी जिंदगी भर के, इनकी जिंदगी भर वही बुक बिकती रहती है, थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, क्वेश्चन नंबर चेंज इधर उधर, और वही बुक वापस से बार बार बिकती रहती है, उनको सालों साल पैसा मिलता रहता है, जिंदगी भर इनको पैसा मिलता रहता है, दैट इज रॉयल्टी इनकम। तो इन्होंने एक एसेट बनाया, इनटैंजिबल एसेट बनाया, जैसे इनका जो एसेट है दैट इज कॉपीराइट, इनको कोई और कॉपी नहीं कर सकता इनका मटेरियल, उन्होंने मटेरियल बनाया और उसको फिर वही उस पे उनको इनकम मिलती रहती है। इसका और एग्जांपल उसमें सिंगर्स, तो उन्होंने कुछ गाना रिकॉर्ड करा, फिर वो गाना ऑटोमेटिकली जब भी यूज होगा उनको पैसे मिलेंगे, कुछ इस तरीके से रॉयल्टी इनकम। फिर एक और इनकम है इंटरेस्ट इनकम, ये भी बहुत बढ़िया इनकम होती है, कई लोग इस इनकम में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। किसी को पैसा उधार दे दो और फिर जिंदगी भर मौज करो, एक बार पैसे कमा लो उधार दे दो, इवन बैंक में लगा दो पैसे, बैंक को उधार दे दो अपने पैसे, सेविंग्स जो होती हैं एफडी में लगा दो, उसमें आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट मिलता रहता है, बिना कुछ करे पैसा है। ऐसा नहीं है कि पहले कभी हार्ड वर्क नहीं करा था, पहले खूब हार्ड वर्क करा होगा, खूब सारा पैसा इकट्ठा करा होगा, फिर उसको इन्वेस्ट करा है तो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। और इसमें एक चीज और आ जाती है, प्रॉफिट। आपने कोई बिजनेस खोला है और वो बिजनेस अब ऑटोमेटिक चल रहा है, जैसे मुकेश अंबानी को ऑटोमेटिक प्रॉफिट मिलता रहता है बिजनेस से, या फिर और भी छोटे बिजनेसेस भी हो सकते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मिलता जा रहा है, दैट इज प्रॉफिट। तो ये भी ऐसा है, इंटरेस्टिंग है, ये भी ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, दूसरे लोग काम करते हैं, आपको ऑटोमेटिक थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, दैट इज प्रॉफिट। तो ये है ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 चीजें हैं, बस यही था इनकम मेथड। इन सबको ऐड करो, धड़ 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 आपका आ गया नेशनल इनकम। इन सबको ऐड करके एक्चुअली आपका नेशनल इनकम नहीं आता है, आपका आता है डोमेस्टिक इनकम, हमारे देश में कितनी इनकम है। तो मैं आपको बताऊंगा डोमेस्टिक इनकम के बारे में, और बट एक चीज और है, प्रॉफिट के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है मुनाफा। अब किसी बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का यूज कैसे करते हैं बिजनेसेस, इसके बारे में डिस्कस करा जाए। तो अगर मान लेते हैं एक कंपनी है, उसको प्रॉफिट हुआ, रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस को लिख देता हूं मैं RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक साल में बहुत सारा काम करा, उनको प्रॉफिट हुआ खूब सारा, लेट अस से उनको प्रॉफिट हुआ 5000 करोड़ का। अब रिलायंस इस प्रॉफिट का क्या करती है, क्या करती है, सबसे पहले इस प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को दिया जाता है टैक्स। सबसे पहले तो गवर्नमेंट आएगी, दो जी हमको दो। प्रॉफिट का अराउंड 30 to 40% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ जाता है, इतना ज्यादा टैक्स होता है। तो इसमें से लेटेस्ट से 2000 करोड़ तो रिलायंस ने गवर्नमेंट को दे दिया टैक्सेस में। रिलायंस ने कहा लो जी गवर्नमेंट आप टैक्स ले लो जो आपको बनता है, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। जो कंपनीज टैक्स देती हैं दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट मींस कंपनीज। 5000 में से 2000 करोड़ दे दिया गवर्नमेंट को टैक्स, बचा कितना 3000 करोड़। उसमें से जो कंपनी होगी वो अपने मालिकों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कंपनी के जो मालिक हैं वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, उनको प्रॉफिट मिलेगा और कुछ पैसा कंपनी सेव कर लेगी। जैसे अगर आप कंपनी हो तो आप को जो भी प्रॉफिट मिलेगा आपको टैक्स दे दिया, उसके बाद जो बचा उसमें आप सारा मालिकों को नहीं बांट दोगे, आप कुछ सेव करोगे जिससे कि कंपनी के फ्यूचर में हेल्प मिले कंपनी को। सेविंग्स आर गुड, तो इसलिए कंपनी कुछ पैसा सेव कर लेती है। तो कंपनी जो पैसा सेव करेगी उसे कह देते हैं हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स। वो अर्निंग्स जो कंपनी ने रिटेन कर ली हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। लेटेस्ट से कंपनी ने कहा कि 3000 जो बचा उसमें से हम 1200 करोड़ रुपए सेव कर लेते हैं, और कंपनी फिर बचा हुआ ओनर्स में फाइनली बांट देगी, जिसे कहते हैं डिविडेंड। वो हो जाएगा ₹1800 करोड़। तो यहां पर हमने ये समझा कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, या तो वो जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स में, गवर्नमेंट के टैक्सेस में, या फिर वो कंपनी सेव कर लेगी, या फिर डिविडेंड में भी वो आ सकता है। चलिए, तो आपने यहां पर मैंने आज आपको इस वीडियो में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें समझाई हैं। पहली चीज ये है कि जो भी हमारे देश की पॉपुलेशन है वो जो भी पैसा कमाती है तो वो कॉम्पेंसेशन में एम्प्लॉयज होगा, या वो ऑपरेटिंग सरप्लस होगा, या मिक्स्ड इनकम होगा। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि प्रॉफिट के 3 टुकड़े हो सकते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और डिविडेंड्स। अब हमें इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालनी है,
शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड पर हमेशा वो रखेंगे जो भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा। मैं अज्यूम करता हूं कि क्वेश्चन हमसे पूछेगा नेशनल इनकम एनएनपीएफसी। तो ये यहां पर क्या आता है, यहां पर आती है रिक्वायरमेंट, यहां पर आती है रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना वो यहां पर आएगा। ठीक है, मान लेते हैं नेशनल इनकम पूछा, राइट साइड पर आएगा हमेशा इनकम मेथड में एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का मतलब है हमारे देश की इनकम, जो हमने इनकम ऐड करी वो एनडीपीएफसी होती है। इस इक्वेशन को कंप्लीट कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लीजिए। यहां पर है नेशनल, इधर है डोमेस्टिक, बाकी चीजें सेम है। डोमेस्टिक में ऐड कर दो एनएफआईए। कूल है बिल्कुल। अब नेशनल इनकम को निकालने के लिए जो हमने एनडीपीएफसी लिखा, एनडीपीएफसी में तीन चीज आती हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पहली चीज हो गई। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को अगर आप चाहो तो प्रेम से सीओई भी बुला सकते हो। देन इसमें आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो एम्प्लॉयज को पैसा दिया है काम करने के लिए। ऑपरेटिंग सरप्लसेस मजे वाली इनकम। देन मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम में आ जाएगा इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन सब चीजों को नीचे एक्सप्लेन करा गया है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब चीजें अच्छे से नीचे एक्सप्लेन भी हैं। इनको याद करने का एक तरीका है, अगर आप भूल जाओ तो COM। आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप ये लेक्चर भी इंटरनेट की वजह से ही देख रहे हो, तो .com जो होता है ना, वैसे इंटरनेट कॉम, COM, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। याद करने का एक तरीका है, अगर चाहो तो उसको यूज कर सकते हो। COM कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। देन ऑपरेटिंग सरप्लस में चार चीजें आती हैं जो कि मैंने आपको लिखवाई भी थी। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। आपको इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, आपको इंटरनेट को थोड़ा सा रेस्ट भी देना चाहिए, अदरवाइज आप रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो रेस्ट दो वरना रेस्ट इन पीस। अगेन ये याद करने का एक तरीका है, चाहो तो इस तरह से याद कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल याद कर लो। RRIP, रेस्ट दो वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस में चार चीजें आती हैं, इनका मीनिंग नीचे एक्सप्लेन है। प्रॉफिट में तीन चीजें आती हैं। पहली चीज है जो भी कंपनी टैक्स दे रही है वो, विच इज नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स। उसके बाद जो बचेगा वो आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में, और उसके बाद जो बचेगा वो जाएगा डिविडेंड्स में। ये आपको समझ आना चाहिए कैसे इनको यूज करना है। इनको फॉर्मूले को आप समझना, एप्लीकेशन समझोगे इनकी यूज कैसे करते हैं, भी आपको लॉजिक समझ आना चाहिए, ये ज्यादा रेलेवेंट है। तो ये हमने कर लिया, इन सब चीजों को नीचे एक्सप्लेन करा गया है बढ़िया तरीके से, तो हम अब उनको डिस्कस करेंगे। इन मोस्ट ऑफ द टर्म्स को नीचे एक्सप्लेन करा गया है। लेट अस स्टार्ट विद कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज फॉर देयर सर्विसेज। सीधी सी बात है, जो एम्प्लॉयज को पैसा दिया गया, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, सब चीजें आएंगी इसमें, सब चीजें जो भी एम्प्लॉय को दिया गया, चाहे वो इन कैश हो चाहे वो इन काइंड हो। तो यहां पे लिख लेते हैं इट कैन बी इन कैश और इन काइंड। कैश का मतलब है आप उन्हें कैश दो, काइंड का मतलब है आप उन्हें पैसा ना देके कुछ सर्विसेज दे दो, उन्हें गिफ्ट दे दो, उन्हें कोई वस्तु दे दो, दैट इज इन काइंड। आप उन्हें सैलरी दो, वो भी आएगा, वेजेस भी आएगा, गिफ्ट्स भी आएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ये बहुत ही गहरी चीज है, इसको मैं समझाऊंगा डिटेल में क्या है ये। और रिटायरमेंट पेंशन में मैं समझाऊंगा, ये भी आएगा, ग्रेचुइटी भी समझाऊंगा, ये भी आएगा। इवन कुछ और भी चीजें ना, जैसे बोनस है वो भी आएगा, बोनस। और भी कुछ और चीजें जैसे दिवाली गिफ्ट हो गया,
और भी कुछ चीज हो सकती है। एक और मैं चीज बता देता हूं आपको, मतलब कुछ भी आ सकता है इसमें। जैसे एक होता है HRA, हाउस रेंटल अलाउंस। ये भी वही है कि हम किसी को ना फ्री में घर दे रहे हैं, तो फ्री में तो कुछ भी नहीं देते एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय है तो कुछ ना कुछ तो हम उससे निकाल ही लेंगे, तो कहने के लिए होता है ये। हम उसे पर्क्स दे रहे हैं, हम उसे कह रहे हैं तू घर में रह, हम रेंट दे देंगे। तो अलाउंस मेरे को लिख देना चाहिए, मैंने अलाउड लिख दिया यहाँ पर, अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस। तो हम उसे हाउस का रेंट दे रहे हैं। तो ये भी ऐसा कुछ भी आएगा जो हम एम्प्लॉय को देंगे। जो मैंने नीचे चीजें लिखी है मैं उनका मतलब आपको समझाऊंगा अभी। और इट कैन बी इन कैश और काइंड को मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको हम इरेज करके, मुझे थोड़ा सा नीचे और चीज समझानी है। क्या हुआ इसे, ये तो अटक गया, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहां पर लिखिए इट कैन बी इन कैश और काइंड। अब जो मैंने रेड वाली चीजें लिखी है ना, इनको मिला के कहते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ये भी लिख लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या होता है, इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्यों कहते हैं एंड में, क्योंकि ये ट्रिकी है। तो एंड में करते हैं, पहले आसान चीजें थोड़ी सी कवर कर लेते हैं। चलिए, नाउ नेक्स्ट कम्स रॉयल्टी। हमने ऊपर एक टर्म देखी थी रॉयल्टी ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो रॉयल्टी वर्ड का मतलब क्या है, अमाउंट गिवन फॉर यूज ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स। जैसे चेतन भगत को रॉयल्टी मिलेगी फ्रॉम इट्स पब्लिशर्स, सिंगर्स को रॉयल्टी मिलती है, और भी रॉयल्टी मिलती है जो भी जिनको भी एक इंटैंजिबल एसेट होता है। जैसे हल्दीराम्स को भी रॉयल्टी मिलती है जो लोग उनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं उनसे। तो कुछ इस तरीके से। डिविडेंड का मतलब होता है अमाउंट पेड बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। Corporate tax is tax paid by companies to the government. Corporate tax is a direct tax. It is a direct tax. Retained earnings refers to the amount set aside by the companies for future purposes. जो कंपनी ने फ्यूचर सेफ्टी के लिए अपने पास कुछ पैसा सेव करा है, इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स द सेविंग्स ऑफ कंपनी। जो कंपनी पैसे को सेव कर रही है, आप नाम से भी समझिए, रिटेन्ड अर्निंग्स, अर्निंग्स दैट आर रिटेन्ड। इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं। रिटेन्ड का मतलब यही होता है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। और इसको आप सेविंग्स भी कह सकते हो, और भी से कुछ नाम हो सकते हैं। इसको रिजर्व्स भी कहते हैं, जो कंपनी ने रिजर्व कर लिया। देन मिक्स्ड इनकम, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। एग्जाम्पल फार्मर्स, टेलर्स, एटसेट्रा। Now let us come to our last part and a tricky one, social security schemes. तीन चीजें होती हैं, प्रोविडेंट फंड, पेंशन और ग्रेचुटी। अब तीनों का मतलब क्या है आपको ये पता होना चाहिए। अगर ना पता हो तो भी कुछ खास प्रॉब्लम की बात वैसे तो नहीं होती है, बट पता होना बहुत सेफ रहता है। तो आप ध्यान समझिएगा क्या इनका मतलब है। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है, प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है उनको वो समझाता हूं। देखो, मान लेते हैं आप एक बिजनेस में एम्प्लॉय हो, आपने 12th करी, कोई कोर्स करा, उसके बाद आप कहीं पे जॉब कर रहे हो। तो ये कोई कंपनी है, आप उसमें जॉब कर रहे हो, ठीक है, और ये हो आप, तो ये है बेसिकली एम्प्लॉय। अब क्या होगा, मान लेते हैं आपकी सैलरी जो है वो है 1,00,000 रुपए पर महीना, मान लेते हैं। और आपकी जो सैलरी है उसमें से क्या होता है ना, आपकी सैलरी 1,00,000 जो है उसमें से आपको 1,00,000 नहीं मिलता है, जो 1,00,000 में से ना प्रोविडेंट फंड के लिए कुछ पैसा कट जाता है, सिंप्लिसिटी के लेटर से 10,000 रुपए, और आपको नेट कितना मिलता है 90,000। आपकी सैलरी लेकिन कितनी है 1,00,000।
अब इसमें सैलरी में कुछ चीजें और भी करती है, मैं उन चीजों को अज्यूम कर रहा हूँ कि वो चीजें नहीं है, जैसे टीडीएस और बहुत सारी चीजें, मैं प्रोविडेंट फंड समझाना चाह रहा हूँ। अब आप इससे बिल्कुल नाराज हो गए, आप कहोगे यार मैं अपनी सैलरी से पैसा क्यों कटवाऊं, और क्यों कट रहा है पैसा, इस पैसे का क्या होगा? तो ये पैसा जाएगा गवर्नमेंट के पास। तो यहां पर एक गवर्नमेंट का बॉक्स है, यहां पर गवर्नमेंट का भी एक अकाउंट है, यहां पे बना देते हैं गवर्नमेंट का अकाउंट, और ये है गवर्नमेंट का अकाउंट, यहां पर एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है, एम्प्लॉय पीएफ। तो ये 10,000 रुपए चले जाएगा यहां पर, बट अब ये एक्चुअली सेव हो रहा है आपका पैसा, बट आप तब भी परेशान रहोगे, आप कहोगे यार मैं सेव क्यों करूं, मेरी सैलरी मैं जो करना चाहूं मैं वो करूंगा। एंड आप ठीक भी सोच रहे हो, आप इवन ये भी सोच सकते हो कि मेरी सैलरी मेरे को दो, मैं कहीं और सेव करूंगा, मैं गवर्नमेंट के पास क्यों सेव करूं, मेरी मर्जी, मैं इसको अपने बिजनेस में लगाऊंगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहां पर एम्प्लॉयर क्या करेगा, यहां पर 10,000 रुपए आपकी सैलरी से गया और 10,000 रुपए कंपनी भी देगी। अब देखो ये ट्विस्ट है, 10,000 रुपए कंपनी भी देगी यहां पर, टोटल हो जाएगा 20,000 रुपए। मतलब आपकी सैलरी से जितना पैसा कटा पीएफ का, उससे दुगना आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, और इस अकाउंट में इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, क्योंकि यार कितनी बढ़िया चीज है ना, मतलब एक तो सैलरी से अपना थोड़ा सा पैसा कट रहा है, चलो कट रहा है तो सेव ही तो हो रहा है, और जितना पैसा हमारी सैलरी से कट रहा है उतना हमारे पास फ्री में कहीं और से आ रहा है, एम्प्लॉयर से। और हमारे पास जो एम्प्लॉयर से फ्री में पैसा आ रहा है, और उस दोनों पे अमाउंट मिला के 20,000 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड। अब सवाल ये उठता है यहां पे क्या जाएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। हमारे इस एग्जांपल में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में जाएगा। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब है एम्प्लॉय को कितना दे रही है कंपनी, एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है कंपनी 1,00,000 रुपए, और साथ में प्रोविडेंट फंड में जाएगा 10,000 रुपए जो कंपनी दे रही है। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं जाता है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है, 1,10,000 रुपए आएगा। यहां पर एक सिंपल सा वर्ड है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब है एम्प्लॉयर ही, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर, ना कि एम्प्लॉय। टोटल कंट्रीब्यूशन ही, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वो तो ऑलरेडी सैलरी में एडेड है ना, वो तो सैलरी से ही कटता है। आप ये सोचो ना, कंपनी को कितना नुकसान हुआ एम्प्लॉय की वजह से, या फिर कंपनी ने कितना पैसा दिया टोटल एम्प्लॉय को, 1,00,000 की सैलरी दी, 90,000 और 10,000 मिला के टोटल तो 1,00,000 दिए ना, और 10,000 रुपए प्रोविडेंट फंड में दिए, टोटल 1,10,000 रुपए दिए। वरना आप ऐसे भी कह सकते हो 90,000 की सैलरी दी, 10,000 रुपए और प्रोविडेंट फंड के एम्प्लॉय ने दिए, और 10,000 रुपए और हमने दिए, टोटल 1,10,000 आएगा। एक्चुअली जो कंपनी ने सैलरी दी वो तो 1,00,000 ही दी है, तो 90,000 कहना गलत है। कंपनी ने तो सैलरी 1,00,000 ही दी है एम्प्लॉय को, उसको मिली 90,000 है, वो बात अलग है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो आई होप आपको समझ आ गया है, और ये आपकी जानकारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, काफी इंटरेस्टिंग है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन, पेंशन। यहां पे मैंने आपको बताया पीएफ, अब मैं आपको बताता हूं पेंशन। पेंशन में क्या होता है, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है। तो यहां पर एक एम्प्लॉय है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करता था, ये गवर्नमेंट है, GOVT इज गवर्नमेंट, और यहां पे एक एम्प्लॉय है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबको नहीं मिलती है, सिर्फ गवर्नमेंट वालों को मिलती है। अब क्या हुआ, ये हो गया है रिटायर, इसने 25-30 साल गवर्नमेंट के लिए काम करा, इसने इतना बढ़िया काम करा, और इवन चाहे घटिया भी काम करो फर्क नहीं पड़ता, बट इसने 25-30 साल काम करा गवर्नमेंट के लिए। तो फिर गवर्नमेंट कहेगी यार तुम तो यार कमाल हो यार, तुमने तो मतलब देश की सेवा करी है, तुम्हें हम कैसे थैंक यू कहें, हम तुम्हें एक लेटर लिख के देते थैंक यू लेटर। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहेगा नहीं थैंक यू लेटर मत दो, पैसों की बात करो, पैसा दे सकते हो, गवर्नमेंट कहेगी हाँ मैं तुम्हें पैसा दूंगी, रिटायरमेंट के बाद से मैं तुम्हें हर महीने का कुछ फिक्स पैसा दूंगी, 20-30 हजार रुपए जो भी पेंशन का अमाउंट होता है, तुम्हारी सैलरी पर डिपेंड होगा वो कितना तुम्हें अमाउंट मिलेगा, बट तुम्हें जिंदगी भर मिलता रहेगा जब तक तुम जीवित रहोगे। गवर्नमेंट का क्या बात है यार, मैं तो मतलब धन्य हो गया मैं तो। तभी तो लोग गवर्नमेंट नौकरियों के पीछे इतना भागते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है रिटायरमेंट के बाद पेंशन। तो आफ्टर रिटायरमेंट, जब ये एम्प्लॉय कहेगा आफ्टर रिटायरमेंट ही विल रिसीव पेंशन।
आपने जरूर सुना होगा कि जैसे आपके दादा दादी को या नाना नानी को ऐसे पेंशन मिलती होगी ना, ऐसा कुछ। तो ये भी एट दी एंड कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी जो भी है वो तो दे ही रही है ना एम्प्लॉय को पेंशन, तो जो भी एम्प्लॉय को दिया जाएगा वो सब कुछ आएगा। तो पेंशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, पेंशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देन लास्ट ग्रेचुटी। अब ग्रेचुटी भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ग्रेचुटी समझाता हूं मैं आपको। ग्रेचुटी में क्या होता है, कोई भी एक कंपनी है या कोई भी एक बिजनेस है, उसका एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय ने ना काफी काम करा, और जब वो एम्प्लॉय जाएगा, मैं क्या ना रिटायर होगा, रिटायर नहीं, जब भी एम्प्लॉय नौकरी छोड़ेगा तो उसको कंपनी कहेगी थैंक यू। ग्रेचुटी वर्ड बना है ग्रेटिट्यूड से, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंक यू। तो बिजनेस कहेगा जब भी एम्प्लॉय छोड़ेगा तो कहेगा थैंक यू, आप मेरे से 5 लाख रुपए ले लो क्योंकि आपने हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा काम करा है। तो ये मिलेगा व्हेन एम्प्लॉय लीव्स द जॉब। बट ऐसे तो फिर मजे हो जाएंगे, एम्प्लॉय हर एक महीने नौकरी चेंज करता रहेगा, हर किसी से ग्रेचुटी लेता रहेगा। व्हेन एम्प्लॉय लीव्स द जॉब आफ्टर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, 5 साल की इसकी लिमिट होती है। इन सबके अपने कानून है अलग अलग। आफ्टर वर्किंग फॉर मोर देन 5 years लिखवा ही देता हूं, बता दिया तो। अगर वो 5 साल से ऊपर के लिए काम करता है तो उसे ग्रेचुटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हर दिन इधर उधर तुम जाए जा रहे हो और तुम ग्रेचुटी लिए जा रहे हो। 5 साल से ऊपर काम करोगे तो आपको ग्रेचुटी मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या जरूरी है देना, मतलब क्या बिजनेस को देना ही पड़ेगा? बिजनेसमैन तो मना करेगा ना, वो क्यों देना चाहेगा ग्रेचुटी? द आंसर इज मैंडेटरी है। अगर ऐसे मैंडेटरी रखेंगे फिर तो बिजनेस जो भी कंपनी के मालिक होंगे सब मजे लेंगे, फिर तो देंगे ही नहीं पैसे। तो मैंडेटरी इसके पूरे पूरे एक्ट्स हैं, ग्रेचुटी एक्ट है, इसी तरह से ईपीएफ का एक्ट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का, सबके कानून है अपने अपने। तो उसमें बताएगा कि अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल से ज्यादा काम करेगा आप उसे थैंक यू कहोगे, और सिर्फ थैंक यू ही नहीं कहोगे, उसे पैसे भी दोगे थैंक यू के लिए, और ये मिलेगा ही मिलेगा। और ये भी डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी है। तो ये सब चीजें ना जो अमाउंट इनके होंगे सब डिपेंड करेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है। मैंने यहाँ पे अमाउंट लिए सब ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं, सैलरी के हिसाब से सब चीजें डिसाइड होती हैं। तो जितनी आपकी सैलरी होती है उसके बेसिस पर ग्रेचुटी कैलकुलेट होती है, और उसी के बेसिस पर आपकी पेंशन कैलकुलेट होती है। ध्यान रखने वाली चीज ये है कि ग्रेचुटी मिलती है सारे एम्प्लॉयज को, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। पेंशन मिलती है प्राइवेट वालों को, और प्रोविडेंट फंड भी सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। तो यहां पर आपने सीख लिया है इनकम मेथड को डिटेल में। अगले वीडियो में, अगले लेसन में हम लोग सीखेंगे इसके क्वेश्चंस। तो आपका होमवर्क क्या है, आपको इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ के आना है, साथ में सब चीजों को लर्न कर लेना है। फिर आप क्वेश्चंस करोगे, आपको क्वेश्चंस काफी आसान लगेंगे और आप बन जाओगे प्रोफेशनल। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।